गोपाल एक टैक्सी ड्राइवर था। एक रात एक मुसाफिर को छोड़ना था। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते गोपाल को रात के 12 बज गए थे। वापसी में जब दो लड़कों ने उसे इशारे से रोका, जहां पर वह काफ़ी थक चुका था और नींद से भी आंखें चूर हो रही थी, उसने सोचा कि वह मुसाफिरों से कह देगा कि अब वह किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। जैसे ही गाड़ी उसने उन दोनों लड़कों के सामने खड़ी की तो वह बदहवास और परेशान लग रहे थे। गोपाल से बोले, हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गोपाल ने मना भी किया, लेकिन वह लड़के नहीं माने। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो बैठ जाओ। हैरत का झटका गोपाल को उस वक्त लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में एक ऐसी चीज़ देखी तो उसके होश उड़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अभी उन लड़कों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने ही जा रहा था कि रास्ते में लड़कों ने गाड़ी रुकवा ली। कहने लगे, कुछ देर के लिए यहाँ गाड़ी रोको, हम बस अभी आते हैं। वह अपने हाथ में पकड़े औजारों को उसकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। गोपाल बहुत परेशान था, सोच रहा था न जाने ये कौन लोग हैं। अभी वह यही सोच रहा था कि दोनों लड़के वापस आ गए और उनके साथ एक 17 साल के करीब की लड़की थी, जो चेहरे से काफ़ी डरी लग रही थी। वह बेचारी डरी सहमी गाड़ी में बैठ गई। वह लड़की रो रही थी। गोपाल को गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि जो औजार उन लड़कों के पास थे वह चाकू, रस्सी और फावड़े थे। थोड़ा दूर चलते ही गोपाल की गाड़ी ख़राब हो गई और उसके बाद जो हुआ उसने गोपाल की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। जब से गोपाल ने होश संभाला तो उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। बस अड्डे पर वह सुबह सवेरे ही जाकर खड़ा हो जाता, लोगों का भारी सामान उतारने में उनकी मदद करता तो लोग उसे कुछ पैसे पकड़ा देते। रात तक इतने पैसे कमा लेता कि दोनों माँ बेटा सुकून से रोटी खा लेते। गोपाल बचपन से ही गरीबी में पला था। उसके बाप की मौत हो चुकी थी और अब उसकी माँ और वही एक घर में रहते थे। एक बार गोपाल को एक बड़ा पर्स गिरा हुआ मिला। उसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। ये देखकर वह बड़ा खुश हुआ। घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, और उसने पर्स अपनी माँ के हाथ पर रख दिया। कहने लगा, इसमें पूरे 2.5 लाख रुपए हैं माँ, मुझे ज़मीन पर एक जगह पड़ा मिला था। उसकी माँ को ये देखकर गुस्सा आ गया। कहने लगी, इस पर हमारा कोई हक नहीं। जहाँ से ये तुम्हें मिला है वहीं जाकर इस बात का ऐलान करो कि तुम्हें यहाँ से कीमती चीज़ मिली है। जो उसकी निशानी बता देगा वही ले जाए। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो, बेचारे की सारी जमा पूंजी इसी पर्स में हो। अपनी माँ की बात सुनकर गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और गोपाल ने उसी जगह जाकर वैसे ही किया जैसे उसकी माँ ने कहा था। उसने ऐसा कुछ महीने तक किया, लेकिन उस पर्स का कोई मालिक उसके पास नहीं पहुंचा था। फिर उसने जब यह बात एक पंडित के सामने की तो उन्होंने कहा कि अब इस पर तुम्हारा हक है। गोपाल ने उन्हीं पैसों से एक पुरानी टैक्सी खरीद ली और अपनी रोज़ी रोटी का सिलसिला जोड़ लिया। गोपाल बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों से पैसे लेता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी से कमाई करने की सलाह दी थी, लेकिन एक हादसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई। वह टैक्सी चला रहा था। गाड़ी में जो आखिरी मुसाफिर रात को बैठा था उसकी मंजिल शहर से काफ़ी दूर थी। सुनसान सा रास्ता था, इसीलिए उसे मंजिल तक पहुँचते पहुँचते गोपाल रात के 12 बज गए थे। वापसी में उसने गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी कि जब दो लड़कों ने उसे इशारे से रोका, जहाँ वह काफ़ी थक चुका था और नींद से भी आंखें चूर थीं। उसने सोचा कि वह मुसाफिरों से कह देगा कि अब वह किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। जैसे ही गाड़ी उसने दोनों लड़कों के सामने खड़ी की तो वह बदहवास और परेशान लग रहे थे। गोपाल से बोले, हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गोपाल ने कहा कि रात के 12:30 बज रहे हैं और मुझे अपने घर भी जाना है। वह लड़के कहने लगे कि हम तुम्हें मुँह मांगी रकम देंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा हमें यहाँ पर कोई भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही और हम आज वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो बैठ जाओ। हैरत का झटका गोपाल को उस वक्त लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में चाकू, फावड़ा और रस्सियाँ देखीं। खैर, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर बाद लड़कों ने गाड़ी रुकवाई और कहने लगे कि कुछ देर के लिए यहाँ गाड़ी रोको, हम बस अभी आते हैं। वह अपने औजारों को उसकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। गोपाल बहुत परेशान था, सोच रहा था न जाने ये कौन लोग हैं। अभी वह यही सोच रहा था कि दोनों लड़के वापस आ गए और उनके साथ एक 17 साल के करीब की लड़की थी, जिसने शॉल ओढ़ रखी थी।
चेहरे से काफ़ी डरी लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने इस लड़की को गुस्से से देखा और कहने लगे कि गाड़ी में बैठो। वह बेचारी सहमी सहमी गाड़ी में बैठ गई। एक लड़का उसकी दाईं तरफ बैठा, दूसरा बाईं तरफ। गोपाल अपने फ्रंट शीशे से पीछे की तरफ भी बार बार देख रहा था। वह लड़की रो रही थी। गोपाल को गड़बड़ का एहसास हुआ। फिर जब वह लड़की सिसकियां से रोती तो वह दोनों लड़के उसे डराने धमकाने लगते, कहने लगते कि आवाज़ बंद करो वरना यहीं तुम्हारा गला दबाकर मार डालेंगे। वह लड़की बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वह दोनों लड़के उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। गोपाल ने सोच लिया था कि अब उसको क्या करना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी और एकदम झटके से गाड़ी रोक दी। वह दोनों लड़के उससे पूछने लगे कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी है। वह कहने लगा कि देखता हूँ क्या मसला है। वैसे भी मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी है, आए दिन इस पर पैसे लगाकर थक गया हूँ, अक्सर रास्ते में ही रुक जाती है। वह गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करने लगा। कुछ देर इधर उधर की चीज़ों को हिलाने के बाद वापस आया और गाड़ी में बैठकर कहने लगा कि मेरी गाड़ी धक्के से स्टार्ट होगी। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो ज़रा धक्का लगा दें ताकि स्टार्ट हो और मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूं। अपने घर जाऊं। वह दोनों लड़के टैक्सी से नीचे उतर गए। वह लड़की अभी भी रोए जा रही थी। वह दोनों लड़के गाड़ी को धक्का लगाने लगे। गोपाल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो स्टार्ट होकर इसके बाद उसने तेज़ स्पीड से गाड़ी को दौड़ा दिया। वह दोनों लड़के पीछे से चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन गोपाल ने एक पल की भी देर किए बगैर पूरी स्पीड के साथ गाड़ी को सड़क पर दौड़ा दी। वह सड़क वैसे भी सुनसान थी, इसलिए वहाँ पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। वह दोनों लड़के किसी और गाड़ी में बैठकर उसके पीछे नहीं आ सकते थे। वह लड़की ये सब देखकर पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर घबराहट से कहने लगी, तुमने गाड़ी तेज़ क्यों चलाई? भगवान के लिए मेरे साथ कुछ भी बुरा ना करना। गोपाल ने उस लड़की का कोई जवाब नहीं दिया। वह रोए जा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि देखो मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ। गोपाल ने गाड़ी सीधी अपने घर के दरवाजे के सामने रोकी और उस लड़की से कहने लगा कि गाड़ी से नीचे उतरो। वह डरी हुई और आंखों से आंसू बहाते हुए गाड़ी से नीचे उतरी। गोपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। गोपाल के साथ एक लड़की को देखकर उसकी माँ भी हैरान हो गई और थोड़ी परेशान भी। गोपाल ने उस लड़की को घर के अंदर जाने के लिए कहा और घर में दाखिल हुआ। अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, इसे अपने कमरे में ले जाओ, ये बेचारी बहुत परेशान है। दो लड़के इसे कत्ल करना चाहते थे, मुझे उन पर शक हो गया था, इसीलिए मैं इसे बचाकर यहाँ ले आया। यह सुनकर वह लड़की हैरत से गोपाल को देखने लगी। उसकी माँ उस लड़की को अपने साथ कमरे में ले गई। रात काफ़ी बीत चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ ने उस लड़की से भी कुछ नहीं सवाल किया, बस उसे खाना दिया और आराम करने को कहकर बाहर आ गई। गोपाल अभी तक भूखा बैठा था। उसकी माँ कहने लगी, कौन है ये लड़की? वह कहने लगा, माँ सब बात छोड़ो, पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। यह सुनकर उसकी माँ ने उससे नज़र चुराई। कहने लगी, बस 2 ही रोटियाँ थी, राशन सारा ख़त्म हो चुका था और वह तो मैंने उस लड़की को खिला दी। यह सुनकर गोपाल ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, आपने अच्छा किया माँ, वह बेचारी पहले ही डरी सहमी थी, उसे इस वक्त आपकी ज़रूरत थी। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन तुम क्या खाओगे? ये सुनकर गोपाल उठा, सामने पड़े मटके से 2-3 गिलास पानी पिया और कहने लगा, बस मेरा पेट तो इसी से भर गया है। दूसरे दिन जब गोपाल रात को वापस लौटा तो अपनी माँ से पूछने लगा, क्या आपने पूछा उस लड़की से कि वह कौन है? उसकी माँ कहने लगी, वह एक सीधी सादी शरीफ लड़की है, लेकिन किसी हादसे ने ही उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। गोपाल की माँ ने बताया कि इस लड़की का नाम शालिनी है और जो 2 लड़के टैक्सी में इसके बराबर में बैठे थे वह इसके सगे भाई थे। शालिनी का कहना था कि वे जिस गांव में रहती थी वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की यही थी। उस गांव की लड़कियां नहर से पानी भरकर अपने घर में ले जाती थी। एक बार शालिनी अपनी सहेलियों के साथ नहर से पानी भरकर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जो उसे एक जगह का पता पूछने लगा। शालिनी उससे पता बताने लगी तो वह लड़कियां हैरत से देखने लगी, क्योंकि उनके गांव में अजनबी लोगों के साथ बात करने की इजाज़त किसी लड़की को नहीं थी। शालिनी ने तो एक अच्छा काम किया था, एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता ही तो बताया था। लेकिन उनमें से जो लड़कियां शालिनी की सुंदरता से जलती थी, उन्होंने गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी कि शालिनी का किसी लड़के के साथ चक्कर है और उससे मुलाकातें करती है।
यह बात जब शालिनी के भाइयों तक पहुंची तो उनकी इज्जत पर बात आ गई। उन्होंने शालिनी को चिल्लाते हुए बुलाया और पूछने लगे कि क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी से बात की थी। शालिनी को याद आने लगा कि एक भटका हुआ मुसाफिर था जिसे उसने रास्ता बताया था। शालिनी ने अभी पूरी बात भी नहीं बताई थी, बस यही कहा था कि हाँ भाई, वह नौजवान मुझसे। बात अभी तक यहीं तक हुई थी कि शालिनी के भाई ने खींचकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। कहने लगा, बस तूने हमें पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हम तेरा कत्ल कर देंगे। यह सुनना था कि शालिनी रोने पीटने लगी। कहने लगी, मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन शालिनी की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे एक दिन कमरे में बंद कर दिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बात करनी चाहिए, मगर उसके भाइयों ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की या किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की तो हम उसे यहीं पर गांव के सामने लोगों के लिए एक सबक का निशाना बना देंगे। 2 दिन तक शालिनी इसी कमरे में बंद रही। किसी ने उसे कमरे से नहीं निकाला था। आखिर 2 दिन बाद जब उसके पिता शहर से वापस लौटे तो हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी शालिनी को ही आवाज़ दी थी। शालिनी के पिता उस गांव के सरपंच थे, बड़े ही अच्छे नेक इंसान थे। जब शहर से वापस आकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम लिया तो शालिनी के दोनों भाई उनके सामने आ गए। पिता को सांस तक लेने नहीं दी कि गुस्से से अपनी बहन की सारी कारस्तानी अपने बाप को सुनाने लगे। शालिनी के बाप ने सुना तो फ़ौरन नहीं में सिर हिलाकर कहने लगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं मानता कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। यकीनन तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर शालिनी के दोनों भाई चीख चीख कर अपनी बहन के किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। ये सब कुछ शालिनी के पिता बर्दाश्त न कर सके और वहीं गिर गए। शालिनी की माँ की उसी पल चीख निकल गई थी जब शालिनी के पिता ज़मीन पर गिरे थे। शालिनी को कमरे में बाहर से आ रहे शोर की आवाज़ रोते हुए सुन रही थी। जब उसने अपनी माँ की चीख सुनी तो उसे ख़तरा महसूस होने लगा। वह चीखते हुए अपने पिता को पुकारने लगी, कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है, बनी बनाई साजिश है। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था। वह लोग शहर के बड़े अस्पताल में शालिनी के पिता को ले गए, जहां उन्हें एडमिट कर लिया गया। ये बात भी शालिनी के ही हिस्से में आई थी। उसकी वजह से उसके पिता की हालत हुई है। शालिनी के दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि बस आज अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं। अभी उसे वीरान से इलाके में ले जाकर उसका कत्ल कर देंगे और वहीं पर उसको दफना देंगे। मगर ऐन वक्त पर गोपाल पहुंच गया था, जिसने उसे बचा लिया। ये सारी बात गोपाल को जब उसकी माँ ने बताई तो गोपाल हैरत से आंखें खोल अपनी माँ की बात सुनता रह गया, सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फहमी की बिना पर। कैसे इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। शालिनी का कहना था, अगर उस वक्त पर गोपाल ना आता तो शायद आज मैं भी ज़िंदा ना होती। मेरे भाई कत्ल करके मुझे मार कर कहीं गाड़ चुके होते। गोपाल ने गहरी सांस लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है कि उसने उसे वक्त गाड़ी रोक ली। वह लड़की अब उनके घर पर ही रहने लगी थी। गोपाल की माँ तो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगी। उसे दुख सुख की बातें करती, अपने बारे में बताती। कुछ दिन में ही वह लड़की उनके साथ घुल मिल चुकी थी। मगर जब भी रात को गोपाल घर आता तो एक कमरे में कैद होकर रह जाती। गोपाल की माँ मन ही मन सोचती, यूँ एक अनजान लड़की का एक ही घर में इस तरह रहना ठीक नहीं। इसलिए शालिनी के स्वभाव को देखते हुए गोपाल की माँ ने एक दिन उसको अपने पास बुलाया। फिर कहने लगी, देखो बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो चुकी है और ये लड़की भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की है और प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी इससे कर दूँ। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। गोपाल ने आज से पहले अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी और ना ही वह टालने वाला था। कुछ दिन बाद शालिनी और गोपाल की सहमति से सादगी के साथ दोनों की शादी कर दी गई और नई ज़िंदगी ने करवट बदली। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गोपाल और शालिनी दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हुए थे। वहीं शालिनी ने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठा ली और अपनी सास की खूब सेवा करती, जबकि गोपाल भी कामकाज से थका हुआ आता तो सीधा अपनी माँ के पास जाता, उनके हाथों को चूमता। इस पर शालिनी भी पानी का गिलास और खाना लिए गोपाल के पास आ जाती। तीनों मिलकर खाना खाते और पूरे दिन की बातें बैठकर करते। ऐसे ही वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा था। गोपाल और शालिनी को भगवान ने एक बेटा और बेटी दिए थे। शादी को कई साल गुजर चुके थे। 5 साल के इस अरसे में दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई थी
और ना ही कभी गोपाल ने शालिनी के गुजरे हुए वक्त को कुरेदने की कोशिश की थी। एक दिन गोपाल काम से वापस आया, काफ़ी थका हारा था। आते ही सो गया। आधी रात को उसकी आवाज़ शालिनी की सिसकियों से खुली थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो शालिनी बैठी हुई रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गोपाल परेशान हो गया, पूछने लगा, क्या वजह है शालिनी, तुम इतना क्यों रो रही हो? शालिनी रोते हुए पहले तो नहीं में सिर हिला दिया, फिर कहने लगी, मुझे अपने माँ और पिताजी की याद आ रही है। कितने साल हो गए, मैंने उन्हें देखा भी नहीं। मेरे भाई मेरे साथ ये सब कुछ ना करते तो आज शायद मैं अपने पिताजी और माँ से इस तरह दूर ना होती। शालिनी की ये बात सुनकर गोपाल सोच में पड़ गया। वाकई ही माँ बाप की कमी तो सभी को महसूस होती है। 5 साल से शालिनी अपने माँ बाप से दूर थी। कुछ सोचते हुए गोपाल ने शालिनी को दिलासा दिया और फिर ये वादा किया कि मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे माँ बाप से ज़रूर करवाऊँगा। तुम बेफिक्र रहो और अभी सो जाओ। पति की बात सुनकर उस वक्त तो शालिनी सो गई। अगले दिन गोपाल काम पर नहीं गया, बल्कि काम की जगह उस गांव की तरफ चला गया जहां पर शालिनी रहा करती थी और उसके पिता उस गांव के सरपंच थे। गोपाल उस गांव में पहुंचा तो कुछ ही आगे जाने पर उस गांव में एक पंचायत लगी हुई दिखाई दी थी, जहां पर कई लोग बैठे हुए थे और सामने ही सरपंच बैठे थे। गोपाल भी वहां जाकर उन लोगों के बीच में बैठ गया। तभी वहीं 2 लड़के अपने बाप के पास आकर खड़े हो गए, जो कि आज से 5 साल पहले गोपाल की गाड़ी में आकर बैठे थे। शायद ये दोनों ही शालिनी के सगे भाई थे, मगर यहाँ पर बैठे सरपंचों में से शालिनी का बाप कौन सा था, ये गोपाल नहीं जानता था कि तभी वह दोनों लड़के जाकर एक इंसान के दाएं बाएं तरफ खड़े हो गए और उनसे धीरे धीरे बात करने लगे। इस तरह गोपाल ने अंदाज़ किया कि ये शालिनी के पिता हैं। वे काफ़ी कमज़ोर और बेचैन लग रहे थे। उनकी आंखों में एक फीकापन था, जैसे कोई कीमती चीज़ उनकी खो गई हो। उनकी हालत देखकर सच में गोपाल को उन पर तरस आया था। ज़रूर ही शालिनी की वजह से उनकी हालत हुई थी। तभी शालिनी के बाप की नज़र गोपाल पर पड़ी तो उन्होंने हाथ उठाकर गोपाल को अपने पास बुलाना चाहा। गोपाल पहले तो घबरा गया, क्योंकि अगर वह उठकर आगे जाता तो ज़रूर वह दोनों लड़के उसे पहचान लेते और फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आगे आने से पहले गोपाल ने कहा कि सरपंच जी, मैं आपसे अपनी जान की गारंटी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके इस गांव में रहते हुए मेरी जान को किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा। यह सुनकर शालिनी के पिताजी कहने लगे कि हम इस गांव के सरपंच हैं, हमारे होते हुए हमारे मेहमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आओ और बताओ यहाँ किस काम के लिए आए हो। गोपाल उठा और जाकर सरपंच के सामने बैठ गया। वह दोनों लड़के घूर घूर कर गोपाल को देख रहे थे। इतने सालों में थोड़े बहुत चेहरे बदले थे, मगर जल्दी ही वे दोनों पहचान गए। शालिनी के दोनों भाई फ़ौरन घबराकर अपने बाप को बताने ही लगे थे कि तभी पिता ने उन्हें चुप करवा दिया और गोपाल से कहने लगे कि बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो, कौन हो तुम? ये सुनकर गोपाल ने एक नज़र लोगों पर डाली और फिर कहने लगा कि यहाँ बात करना ठीक नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अकेले मैं आपसे कुछ बात करूँ। कुछ देर बाद वह पंचायत ख़त्म कर दी गई और शालिनी के पिता गोपाल को लेकर अपने घर चले आए। फिर उससे बात करने लगे और उससे पूछा कि बताओ लड़के, क्या बात करनी है। उस कमरे में गोपाल और शालिनी के पिता अकेले थे। गोपाल ने गहरी सांस ली और फिर शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताने लगा कि कैसे एक रात 2 लड़के उससे मिले, फिर कैसे उसने एक लड़की की जान बचाई। बाद में उस लड़की ने बताया कि उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे। ये सब कुछ सुनकर एक पल को शालिनी के पिता काँप गए थे। वह किसी सोच में पड़ गए थे। उन्हें तो शायद अपनी बेटी की याद आ गई थी। वह कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे। बस इतना ही पूछा कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? तो गोपाल ने कहा कि आप जानते हैं वह लड़की कौन थी? वह लड़की आपकी बेटी थी, शालिनी ठाकुर, जो कि अब मेरे घर में पत्नी बनकर इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही है। यह शब्द सुनना था कि शालिनी के पिता ने तड़पकर गोपाल की तरफ देखा। कहने लगे, क्या मतलब? मेरी बेटी ज़िंदा है, वह तुम्हारे पास है? मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया था कि वह जिससे पसंद करती थी उसी के साथ रातों रात भाग गई। मुझे तो मेरे बेटे ये बताते रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आया। वह लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए और पीछे मौके का फ़ायदा उठाते हुए शालिनी घर से भाग गई। मैं तो ये सोच सोचकर परेशान होता रहा कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की यही अहमियत थी उसकी नज़र में? मैं तो रोज़ अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियाँ मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी।
गोपाल ने उनके सारे गिले शिकवे धो दिए और फिर सबसे आखिर में यही कहा कि यूं लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकते हैं। मैं जो कि आपकी बेटी को जानता नहीं था, जब उसकी ये हालत देखी तो भगवान के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसका स्वभाव और अच्छाई थी कि मेरी माँ उससे प्रभावित हुई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। और पिछले 5 सालों में मैंने आपकी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं देखी। वह सीधी सादी और नेक है। मुझे गर्व है कि मुझे शालिनी जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन 5 सालों में उसने बिल्कुल वैसी ज़िंदगी गुजारी है जैसे कि मैं गुजारता आया हूँ। ये सुनकर शालिनी के पिता फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्होंने गोपाल का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनकी बेटी को संभाल कर रखा, मगर इसी के साथ उन्हें अपने दोनों बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने इस पल अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। कहने लगे, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर यह नौबत आई। तुम्हें यह हक किसने दिया था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करो? और ये तो भगवान की तरफ से भेजा हुआ मददगार था। अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग जाती या फिर उस रात यह ना आता तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा मिल ही ना पाता। उसे गलत ही समझता रहता। उस रात गोपाल घर गया तो हमेशा की तरह शालिनी पानी का गिलास लेकर आई, मगर सामने का नज़ारा देखकर वह गिलास छूटकर उसके हाथों से गिर गया था। उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे और साथ ही गोपाल खड़ा था। पिताजी को सामने पाकर तो शालिनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तब कांपते हुए चलती हुई अपने पिताजी के पास गई, उन्हें छुआ और फिर उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुबार था जो कि आंखों के रास्ते निकल रहा था, मगर अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। एक बार फिर शालिनी शुक्र भरी नज़रों से गोपाल को देखने लगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।